नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने करंट पब्लिकेशन से लिया है। हम करंट पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो आप हमारे एडिशन के हिसाब से अपने सीक्वेंस को मिला लें, अपने सेंटेंसेस की सीक्वेंस को मिला लें। इसके अलावा हमने यहाँ पर एग्जाम का नाम भी लिखा हुआ है, जिस एग्जाम में ये पर्टिकुलर कॉमन एरर्स आए हुए हैं। ये जो आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियोस में 312 से 316 तक के कॉमन एरर जो एसएससी के करंट पब्लिकेशन के 2023 एडिशन के हिसाब से 312 और 316वें सीक्वेंस पर हैं। ये कॉमन एरर्स एसएससी 10+2 लेवल डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी एग्जाम 2013 में 20/10/2013 को आए हुए हैं। तो आप इस डेट के हिसाब से, आप इस एग्जाम के नेम के हिसाब से भी सीक्वेंस को मिला सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा एडिशन है तो ये एग्जाम हमने इसीलिए लिखा हुआ है, ये डेट हमने इसीलिए लिखी हुई है ताकि आप उस सीक्वेंस को मिला सकें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे आज के पहले सेंटेंस से। ये आपके सामने लिखा हुआ है, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे। शुरू कर लेते हैं। फादर देखिए एक नाउन है, माई यहाँ पर एक डिटर्मिनर हो गया, जो कि पजेसिव डिटर्मिनर होता है, पजेशन बताने के लिए यूज किया जाता है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, ये पूरी क्या हो गई, ये पूरी हो गई आपकी नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को देखते ही आपके दिमाग में तीन बातें आती हैं कि या तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट तो ये होने से रहा क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं लगी हुई है। लिंकिंग वर्ब होती तो कॉम्प्लीमेंट कंसीडर कर सकते थे। ऑब्जेक्ट भी इसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन इससे पहले नहीं लिखी है। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेती है। अगर यहाँ कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगी होती तो हम कह सकते थे कि ये माई फादर उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। प्रीपोजिशन एक्चुअली में नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए लगाई जाती हैं, और जिन नाउन प्रोनाउन को जोड़ती है प्रीपोजिशन, वो नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद लिखे होते हैं। उन्हीं नाउन प्रोनाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन भी यहाँ नहीं है। इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर ये निश्चित तौर पर ये जो नाउन फ्रेज हमारे सामने लिखी हुई है एक सब्जेक्ट है। हमने इस नाउन फ्रेज का फंक्शन निर्धारित कर दिया। अब ये सब्जेक्ट आ गया तो अब आएगा इसका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो है मुख्यतः मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ये जो मेन वर्ब है आपकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के टेंस को ले जाया गया है और स्टेट भी इंडेफिनिट है। अब ये जो गेव है, ये जो मेन वर्ब है आपकी, ये एक्शन नेचर की वर्ब है, और एक्शन नेचर में भी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। और ट्रांजिटिव वर्ब में भी ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, इस पर पूरे का पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वर्ब चैप्टर के प्लेलिस्ट में इससे डाई ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड लेक्चर पड़ा हुआ है, आप जरूर देख लें। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो गेव है ये एक डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती है। और ये दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? एक तो कोई पर्सन हुआ, जिस पर्सन को कोई चीज दी गई, एक वो चीज होगी जो दी गई, यानी कि एक पर्सन होगा और दूसरी होगी वो थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वो पर्सन जिसको कुछ दिया गया, और यहाँ पर लिखी हुई है वो थिंग जो कि दी गई उस पर्सन को। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट हो गया ये, और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया ये जो थिंग है इसको कह दिया जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या कह दिया जाता है क्या नहीं, इस पर ज्यादा मैं चीजें बता देता हूं तो समझने लायक चीजें तो है ही। इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है और इसको जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, लेकिन किसी को कुछ भी कह लो उससे क्या फर्क पड़ता है। गेव एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब थी, उसके बाद दो ऑब्जेक्ट आने थे, किसको सामान दिया गया और क्या सामान दिया गया। ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये इसी ऑर्डर में आता है, पर्सन को पहले लिखा जाता है और थिंग को बाद में लिखा जाता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दें, हम लिख देते हैं गेव और अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर को पहले लिख देते हैं। ठीक है, क्या सही है क्या गलत वो भी देखेंगे, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं। अगर हम इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दे, मतलब जो सामान जो थिंग दी गई है उसको पहले लिख दे और मी को पर्सन को बाद में लिख दे, तो इस सिचुएशन में इस स्ट्रक्चर के साथ गेव अब डाई ट्रांजिटिव नहीं रही, अब वो हो गई मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया। अब वो केवल और केवल एक ऑब्जेक्ट लेगी। दूसरे ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए हमें यहाँ पर टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है।
अब ये जो गिव वर्ब है ये हो गई मोनोट्रांजिटिव वर्ब, जिसने अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों डायट्रांजिटिव वर्ब की सिचुएशन में, डायट्रांजिटिव वर्ब अगर आपको दी है तो ऑब्जेक्ट को लिखने का ऑर्डर यही होता है, स्ट्रक्चर यही होता है। पहले आप उस पर्सन को लिखें जो कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, फिर उस थिंग को लिखें, उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखें। अगर आपने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो फिर डायट्रांजिटिव वर्ब मोनोट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। केवल और केवल थिंग को अपने ऑब्जेक्ट के रूप में लेगी। पर्सन को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कोई प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं, माय फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर। एक और बात, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है पर्सन, ये होम का रिप्लाई होता है, किसको दिया। और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये जो थिंग होती है, ये व्हाट का रिप्लाई होता है, क्या दिया गया। ठीक है, व्हाट का रिप्लाई। अब देख लेते हैं यहाँ पर, तो ठीक है, ये पेयर जो है, गेव मी अ पेयर, पेयर नाउन है और एक ये हो गया आर्टिकल। अब देखिए जो बाइनोकुलर है, इस पेयर के बारे में मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि मेरे हमें समझने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये एक डायट्रांजिटिव वर्ब थी, इसका पहला ऑब्जेक्ट हो गया ये, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया पेयर। अब किसके पेयर की बात की जा रही है ये बताने के लिए हमने प्रीपोजिशन लगाई और प्रीपोजिशन के बाद लगाया उसका ऑब्जेक्ट। अभी जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एक तरीके से एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रही है। एडजेक्टिव फ्रेज की तरह किसके लिए, इस नाउन के लिए जो नाउन लगाया गया है, ये बता रहे हैं कि किसके पेयर की बात की जा रही है। अब ये जो बाइनोकुलर है ना, ये बाइनोकुलर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रहा है और ऑब्जेक्ट होना चाहिए था कोई नाउन, लेकिन ये जो बाइनोकुलर वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। अगर आप बाइनोकुलर को डिक्शनरी पर डालकर देखोगे तो बाइनोकुलर का मतलब आता है रिलेटिंग टू बोथ आईज, बोथ आईज। ठीक है, और बाई से पता भी चल रहा होगा, बाई टू को रिफर करता है। ठीक है, रिलेटिंग टू बोथ आईज या यूजिंग बोथ आईज, कोई ऐसा इक्विपमेंट या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम दोनों आंखों का इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम दोनों आंखों का इस्तेमाल करके कुछ करें, तो उसको बाइनोकुलर कहा जा सकता है, उस एक्टिविटी को बाइनोकुलर कहा जा सकता है। लेकिन बाइनोकुलर एडजेक्टिव है, नाउन जो है वो है इसका इन्फ्लिक्शन, और वो बाइनोकुलर्स होता है, वो होता है बाइनोकुलर्स। ठीक है, बाइनोकुलर का सिंगल यूनिट के रूप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसमें एस लगाकर अब इस पूरे के पूरे बाइनोकुलर्स को हम एक नाउन कंसीडर करते हैं। मैं आपको अभी दिखा दूंगा बाइनोकुलर्स क्या होता है, चलिए देख ही लेते हैं। ये जो फोटो आपके सामने लगा हुआ है, ये इधर वाला, ये है बाइनोकुलर, ये है बाइनोकुलर्स। एक्चुअली में ये जो नोकुलर बोला जा रहा है, ये एक ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जा रहा है। ये देखिए एक सिंगल ट्यूब है, एक सिंगल पाइप है, तो इसको कहा जाता है मोनोकुलर, इसको कहा जाता है मोनोकुलर। मोनोकुलर जो है यही नाउन होता है और यही एडजेक्टिव होता है। मतलब एडजेक्टिव होगा तो रिलेटिंग टू या यूजिंग वन आई। ठीक है, यूजिंग वन आई या रिलेटिंग टू वन आई, और ये मोनोकुलर ही नाउन हो जाता है। तो नाउन और एडजेक्टिव दोनों की स्पेलिंग सेम है, मोनोकुलर ही नाउन हो जाएगा, मोनोकुलर ही एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन बाइनोकुलर्स की अगर हम बात करते हैं तो बाइनोकुलर्स नाउन होता है और बाइनोकुलर एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव होता है। और ये दोनों में डिफरेंस है, ये एक स्ट्रक्चर, मतलब एक ट्यूब होती है, एक लेंस लगा होता है और एक आंख को बंद करके एक आंख से देखा जाता है, इसमें हम दोनों आंखों का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे इक्विपमेंट होते हैं। और अगर ठीक से इनके स्ट्रक्चर को देखना हो तो यहाँ पर देख लो। ठीक है, ये आपके सामने बाइनोकुलर है और ये मोनोकुलर है। बाइनोकुलर्स, मोनोकुलर, स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बाइनोकुलर्स लिख रहा हूं मैं, बाइनोकुलर्स, और यहां लिख रहा हूं मैं मोनोकुलर। ओके, वापस आते हैं अपने सेंटेंस पर। ये रहा हमारा सेंटेंस। तो हम बता रहे थे कि हाँ, बाइनोकुलर जो होता है ना वो एडजेक्टिव होता है, हमें इसका नाउन लिखना चाहिए, ये नाउन होता है। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये नाउन, जो कि खुद अपने आप में एक एडजेक्टिव फ्रेज हो रही है, ये बताने के लिए कि हम किसके पेयर की बात कर रहे हैं। अब देखिए, गेव का ये भी कहा जा सकता है कि गेव जो डायट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पहला ऑब्जेक्ट हो गया मी,
दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया पेयर, और ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज पेयर को बताने के लिए लग गई। इंटरप्रेट करने वाला ये भी कह सकता है कि नहीं नहीं सर, इस पूरी को एक नाउन फ्रेज ही कंसीडर कर लो। भाई नाउन फ्रेज ही तो है ये, मेन वर्ड तो इसका नाउन ही है, एडजेक्टिव तो नाउन को बताने के लिए आया। ऑफ बाइनोकुलर्स प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव के फंक्शन में है, और एडजेक्टिव तो नाउन के लिए लगाया गया है, आर्टिकल भी नाउन के लिए लगाया गया है, तो पूरी क्या है, ये पूरी एक नाउन फ्रेज है। तो इस पूरी नाउन फ्रेज को ही गेव डाई ट्रांजिटिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो। इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा फर्क है, दोनों ही बातें सही हैं। और यहाँ पर प्रीपोजिशन लग गया, और ये प्रीपोजिशन लगाया जाता है किसी स्पेसिफिक डे या डेट को रिफर करने के लिए। कोई स्पेसिफिक डे हो या कोई डेट को रिफर करने के लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिक डे में वो ओकेजन्स भी आ जाते हैं, ठीक है, वो ओकेजन्स भी आ जाते हैं। जैसे कि माई बर्थडे क्या है, एक स्पेसिफिक डे है, एक स्पेसिफिक डे से कंसीडर करके चलेंगे, या कोई कह सकता है इसको ओकेजन्स। तो ऑन प्रीपोजिशन लग गया, और उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ऑन माई बर्थडे। ये पूरी की पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज जो हो गई, ये हो गई एडवर्ब ऑफ टाइम। ये टाइम बता रही है किसका, इस वर्ब का, इस एक्शन का, कि एक्शन कब हुआ। और ये एडवर्ब टाइम व्हेन का रिप्लाई होते हैं। व्हेन लगा कर देखोगे सेंटेंस में तो एडवर्ब टाइम आपको समझ आएगा कि व्हेन का रिप्लाई होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 312 हो गया। 313 क्या लिखा हुआ है, कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है, कालिदास एक नाउन हो गया, इज हो गया, यहाँ पर नाउन है तो सब्जेक्ट के फंक्शन में है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो इसको बना नहीं पाओगे। अब ये जो इज है बी की फॉर्म लगी हुई है, अब ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी। हेल्पिंग वर्ब होगी तो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई होगी, तो कोई मेन वर्ब लगी हुई होगी सेंटेंस में, लगी है क्या, नहीं लगी। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब तो ये है नहीं है, ये खुद मेन वर्ब ही है। और बी जब मेन वर्ब होती है तो लिंकिंग वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाते हैं कॉम्प्लीमेंट। और ये कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं ये सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए लिखे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही पूरक होता है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये नाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाते, ये मैं कई बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। एडवर्ब मैनर इसलिए कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाते क्योंकि एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं वर्ब का मैनर बताने के लिए। जब भी कोई एक्शन होता है या किया जाता है उसमें एक ढंग होता है, उस ढंग को बताने के लिए एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं। मैनर का मतलब है ढंग। और यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट हम लगा रहे हैं ये लगा रहे हैं किसी नॉन प्रोनाउन के लिए। अरे कोई सब्जेक्ट के लिए तो कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं, और सब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नॉन प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड आना है जो नॉन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सके, क्वालिफाई कर सके। तो नाउन नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, प्रोनाउन तो खुद नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, एडजेक्टिव तो खुद नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन एडवर्ब मैनर वर्ब के लिए लगाए जाते हैं। और यहाँ पर कोई हमारी वर्ब नहीं है, यहाँ पर कोई नाउन प्रोनाउन है जिसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए एडवर्ब मैनर नहीं आ पाते। प्रीपोजिशनल फ्रेज कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ जाती है, क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव के फंक्शन में आ सकती है, तो वो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई भी कर सकती है। अगर दूसरे एडवर्ब कभी आपको एडवर्ब प्लेस और एडवर्ब टाइम यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे तो वो एडवर्ब नहीं हो जाएंगे, फिर उनको कॉम्प्लीमेंट ही कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं आगे को। कालिदास इज ए शेक्सपियर। शेक्सपियर जो है इसकी क्या कहानी है और इसके सामने आर्टिकल कैसे है। शेक्सपियर तो एक पर्सन का नेम है, और पर्सन का नेम तो कोई प्रॉपर नेम होता है, कोई प्रॉपर नाउन होता है। तो हमने क्या ऐसा क्या कर दिया कि इसके साथ हमने आर्टिकल लगा दिया, इस बात को समझ लेते हैं जरा। देखिए यहाँ पर ये मैं लिख रहा हूं विलियम शेक्सपियर। अब आपको पता है विलियम शेक्सपियर ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लैंड या ब्रिटेन या जो भी कह लो, वहां के ग्रेट पोएट का नाम है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर एक पोएट का नाम है, और ये क्या है, प्रॉपर नेम है। प्रॉपर का मतलब एग्जैक्ट, एक्यूरेट किसी पर्सन का नेम है। एग्जैक्ट नेम लिख देता हूं मैं, किसी पर्सन का नेम है, ये प्रॉपर नेम है, यानी कि क्या है, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन से पहले तो कोई आर्टिकल लगाने की आवश्यकता होती ही नहीं है, ना तो उनको काउंट किया जा सकता है, ना उनको स्पेसिफिक या डेफिनिट बताया जा सकता है। अब कहने का मतलब है विलियम शेक्सपियर तो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने शेक्सपियर को एक कॉमन नाउन बनाया हुआ है, एक कॉमन नाउन बनाया हुआ है। और जब कॉमन नाउन इसको बनाकर इस्तेमाल किया हमने, तो शेक्सपियर का मतलब हो गया एनी पर्सन या अ पर्सन having the skills or attributes
एट्रीब्यूट्स का मतलब प्रॉपर्टीज, लाइक विलियम शेक्सपियर। ठीक है, जब विराट कोहली नया नया खेलने आया था क्रिकेट में, जो क्रिकेट देखते हो समझते हो, जब विराट कोहली ने अपना नया नया करियर शुरू किया था, तो हम उसको क्या कहते थे, ये तो पूरा का पूरा सचिन तेंदुलकर है। मतलब वहां पर सचिन तेंदुलकर को हमें कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर का मतलब सचिन रमेश तेंदुलकर एक्चुअली में वो नहीं, एक ऐसा पर्सन जिसमें सचिन तेंदुलकर के जैसी क्वालिटीज हो, उसके जैसी स्किल्स हो। ठीक है, तो उसी तरह से जब हम शेक्सपियर को एक कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब हो जाता है एनी पर्सन या कोई पर्सन हैविंग द स्किल्स और एट्रीब्यूट्स लाइक विलियम शेक्सपियर। अब जिस पर्सन में भी ये क्वालिटीज होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, उनको शेक्सपियर कहा जा सकता है। जैसे मैं लिख सकता हूं, मेरा एक दोस्त है, मेरे एक दोस्त का नाम है काका, तो मैं लिख सकता हूं काका इज अ शेक्सपियर। बहुत शायरी करता रहता है, बहुत कविताएं सुनाता रहता है वो, तो मैं लिख सकता हूं काका इज अ शेक्सपियर। शेक्सपियर को मैंने कॉमन नाउन मान लिया है। कॉमन नाउन काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले मैंने आर्टिकल लगा दिया। अब अगर मैं लिखना चाहूं काका इज अ शेक्सपियर ऑफ माई सिटी, तो माई सिटी लगाकर या ऑफ प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगाकर ऑफ माई सिटी लगाकर मैं शेक्सपियर को डेफिनेट कर रहा हूं। डेफिनेट मैं कर रहा हूं तो मुझे ए आर्टिकल नहीं फिर दा लगाना चाहिए। इसी तरह से मैं ऑफ माई सिटी की जगह मैं लिख सकता था ऑफ इंडिया, ऑफ आवर कॉलेज लिख सकता था। ठीक है, ऑफ आवर ग्रुप लिख सकता था, हमारा कोई फ्रेंड सर्किल है, हमारा कोई ग्रुप है, उसको रिफर कर सकता था। ये सारी की सारी जो फ्रेजेस है, ये शेक्सपियर को डेफिनेट कर देंगी। डेफिनेट कर देंगी तो फिर मुझे ए आर्टिकल नहीं दा लगाना चाहिए। उसी कंटेक्स्ट में यहाँ पर यूज किया गया है कालिदास या शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो ऑफ प्रीपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट, इसने कर दिया पूरा का पूरा शेक्सपियर को डेफिनेट, तो यहाँ पर ए आर्टिकल नहीं, यहाँ पर लगाना चाहिए मुझे दा। ये यहाँ पर गलती थी। ये 313 हो गया आपका। 314 समझ लेते हैं। आई वॉज एट लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। ओके, आई देखिए प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन निश्चित तौर पर यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह इसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। सब्जेक्ट होना है और सब्जेक्टिव केस में लिखा है, सही है। वाज यहाँ पर लगी हुई है और ये बी की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये वी जो है हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब होगी तो किसी दूसरी मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई होगी, तो वो मेन वर्ब यहाँ पर कहीं पर लगी हुई होगी। नहीं लगी, आगे तो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गई। सही है या गलत अभी देखेंगे, लेकिन आगे कोई और मेन वर्ब नहीं लगी है जिसकी हेल्प करने के लिए बी को आया हुआ बताया जा सके या वाज को आया हुआ बताया जा सके। इट मींस वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन में नहीं है, ये खुद ही यहाँ पर मेन वर्ब के फंक्शन में है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस को ले जाया गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज। और मैं आपको बता चुका हूं कि बी जब मेन वर्ब होती है तो लिंकिंग वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब के बाद आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी पिछले सेंटेंस में बताया था, नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कॉम्प्लीमेंट बन जाती है, क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव के फंक्शन में आ सकती है, और एडजेक्टिव किसी नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए आ सकते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं। अरे यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट हम लगाते हैं उसका मतलब होता है पूरक, जो मीनिंग को पूरा करे। किसके मीनिंग को पूरा करे? इस सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे। और सब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पर एक ऐसा वर्ड या एक ऐसी फ्रेज लगाई जाती है जो इस नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सके। और नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई या तो नाउन कर सकता है, भाई एक नाउन दूसरे नाउन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हम कह सकते हैं ताजमहल इज अ बिल्डिंग, तो ताजमहल भी नाउन हो गया, इज लिंकिंग वर्ब लग गई, अ बिल्डिंग एक नाउन फ्रेज हो गई जो कि कॉम्प्लीमेंट बन गया ताजमहल का। ठीक है, तो नाउन किसी नाउन को मॉडिफाई कर सकता है। प्रोनाउन तो खुद नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, एडजेक्टिव तो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं। इसलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कॉम्प्लीमेंट बन जाती है। लेकिन ये जो एट लॉस, जिसको हमने कॉम्प्लीमेंट बनाकर लगाया हुआ है, लिंकिंग वर्ब से लिंक किया गया है इस कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से, ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर एट लॉस गलत लगा हुआ है। एक्चुअली में एट लॉस कुछ नहीं होता, एट अ लॉस होता है। मैं यहाँ पर बता दूं, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है एट अ लॉस, ये प्रीपोजिशन हो गया और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है ये।
ये नाउन फ्रेज अ लॉस, इसका मतलब होता है अनसर्टेन या पजल्ड, कंफ्यूज्ड, है ना, या नॉट नोइंग व्हाट टू डू, क्या करना है ना जानता हो। और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है ये एडजेक्टिव फ्रेज कंसीडर की जाती है, इसके मीनिंग से आपको पता चल रहा होगा, अनसर्टेन पजल्ड दोनों ही एडजेक्टिव है, और नॉट नोइंग खुद एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हो रहा है, एक एडजेक्टिव के फंक्शन में है, तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज हो जाती है। ठीक है, इसका मीनिंग ऐसा है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। अब चूंकि एडजेक्टिव फ्रेज हो सकती है तभी तो कॉम्प्लीमेंट बनकर लग सकती है। यहां पर एट लॉस नहीं, एट अ लॉस लगाओ तब ये ठीक कहा जाएगा। फिर एंड कंजंक्शन लग गया यहां पर। एंड कंजंक्शन से देखिए, जो एंड कंजंक्शन है कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, आप जानते हैं इतनी बात। कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन को ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की, को ऑर्डर मतलब जो समान ऑर्डर पे हो, समान एक जैसी रैंक पर हो, औकात में बराबर हो, लेवल उनका समान हो, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं जो को ऑर्डर की होती है, सेम ऑर्डर की, सेम रैंक की होती है। कहने का मतलब यह है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर हम लगा रहे हैं और किसी फ्रेज को जोड़ रहे हैं तो नाउन को नाउन से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडवर्ब एडजेक्टिव से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडवर्ब से नहीं जोड़ सकता, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेगा, प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन से जोड़ेगा, कंजंक्शन को कंजंक्शन से जोड़ेगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यहां पर लगाया गया है और यहां पर लगाया गया है डिड नॉट नो, और यहां पर भी एक वर्ब थी तो वर्ब को वर्ब से जोड़ा गया, आई वाज एट लॉस एंड डिड नॉट नो। वर्ब फ्रेज को वर्ब फ्रेज से जोड़ा जा रहा है एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाकर। ये हो गई हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, वहां पर तो हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता थी नहीं क्योंकि अफर्मेटिव था, यहाँ पर नेगेटिव कर दिया गया। हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये लग गई हमारी मेन वर्ब, उससे मेन वर्ब से पहले लग गया हमारा एडवर्ब। एडवर्ब को, नोट को मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है। और नो हमारी क्या है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, एक्शन एक्शन नेचर की वर्ब है। ठीक है, स्टेटिव नेचर का एक्शन है, एक्चुअली में स्टेटिव नेचर का एक्शन है, डायनेमिक एक्शन नहीं होता है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट लग गया हमारा प्रोनाउन के रूप में व्हाट, और ये टू डू, इसके बाद डिड नॉट नो व्हाट टू डू। ये टू डू क्या हो रहा है, ये हो रहा है इन्फिनेटिव, 2 + B1 इन्फिनेटिव। अब ये जो इन्फिनेटिव है मैं इनके बारे में बता चुका हूं, नाउन भी हो जाते हैं, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी। तो नाउन तो तब होगा जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में हो। भाई किसी भी वर्ड को नाउन आप तभी कह सकते हैं जब वो वर्ड या तो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो। तो ये जो इन्फिनेटिव है ना तो सब्जेक्ट हो रहा है, ना ऑब्जेक्ट हो रहा है, ना कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, यहाँ पर तो ये कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये नाउन तो ये है नहीं, ये एक्चुअली में एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव टू डू ये वर्ड के मीनिंग को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए लगाया गया है कि जो हम वर्ड का मीनिंग यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, वर्ड हमने यहाँ पर लगाया है, ये किसके वर्ड की बात की जा रही है। ठीक है, वर्ड टू डू, तो ये टू डू लगाया गया है इस प्रोनाउन के बारे में बताने के लिए। तो मैं अगर प्रोनाउन के बारे में बता रहा है तो मैं इसको एडजेक्टिव ही कंसीडर करके चलूंगा। ये हो गया हमारा 314वां सेंटेंस। आगे चल लेते हैं, गलती यहां पर थी। 315 क्या लिखा हुआ है, मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स। देखिए ये थोड़ी सी एक आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर होती है, ये एक थोड़ा सा पोएटिक नेचर का सेंटेंस होता है। मैं इसमें बता दूं, ये जो मोर है आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये कंपैरेटिव डिग्री लगाई गई है, कंपैरेटिव डिग्री लगाई गई है, और ये मोर हो रहा है यहाँ पर एडवर्ब। एडवर्ब को पहले लिखा गया है, ठीक है, एडवर्ब से सेंटेंस को शुरू किया गया है और ये एडवर्ब है। यू हो गया आपका प्रोनाउन, जो कि गलती क्या है भी बताऊंगा, पहले स्ट्रक्चर बता रहा हूं। प्रोनाउन हो गया यू, ये सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद इसका आ गया मेन वर्ब, और मेन वर्ब जो है इंट्रांजिटिव नेचर की थी तो यहां पर आ गया ऑफ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आ गया इसका ऑब्जेक्ट। कॉमा लगाया गया, देखिए दो क्लोजेस हैं और दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन नहीं लगाया गया, कोमा लगाया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा आर्टिस्टिक नेचर का, पोएटिक नेचर का सेंटेंस होता है, स्ट्रक्चर होती है, सिंटैक्स ही ऐसा होता है इन सेंटेंस का। फिर से वर्स लगाया गया, वर्स यहां पर देखिए ये एडवर्ब की तरह लगाया गया लेकिन इससे पहले आर्टिकल लगाया जा रहा है, इट बिकम्स। इट हो गया हमारा प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है, और ये बिकम्स हो गया यहां पर हमारा मेन वर्ब जो कि इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है। अब कहने का मतलब है कि अगर वर्ड्स यहां पर एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है तो उससे पहले आर्टिकल की क्या जरूरत है। मोर यहां पर अगर
एडवर्ब हो रहा है तो इसका आर्टिकल कहाँ है, होना चाहिए था। एक्चुअली में मैं इस स्ट्रक्चर को पूरा समझा देता हूं। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। ठीक है, द मोर यू लर्न, मतलब कि ये जो लर्न है, लर्न हो गया नाउन, सॉरी लर्न हो गया यहाँ पर वर्ब, यू हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, और इस भी पर ट्रांजिटिव नेचर की है, इसका ऑब्जेक्ट आ गया शुरू में। हालांकि मोर एक एडवर्ब के फंक्शन में होता है, लेकिन मैंने क्या कहा, किसी वर्ड की कुंडली में नहीं लिखा होता कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। ये उसका फंक्शन निर्धारित करता है सेंटेंस में कि उसे किस पार्ट ऑफ स्पीच में लिखा जाना चाहिए। तो द मोर को, इस पूरी फ्रेज को हम ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर किया, अर्न हो गया हमारा वर्ब जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट शुरू में ये हो गया और ये हो गया सब्जेक्ट। सेंटेंस को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखने की कोशिश की जा रही है, आर्टिस्टिक नेचर में, और ऐसे सेंटेंस लिखे जाते हैं रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज दिखाने के लिए, रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज दिखाने के लिए, रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज दिखाने के लिए। अभी मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है। ठीक है, रिलेटिव इंक्रीज का मतलब क्या है, द मोर यू अर्न, द मोर जितनी तुम्हारी लर्निंग बढ़ती जाएगी, द मोर यू लर्न, जितनी तुम्हारी लर्निंग बढ़ती जाएगी उतनी तुम्हारी अर्निंग बढ़ती जाएगी। यानी कि लर्निंग बढ़ेगी तो अर्निंग भी बढ़ेगी। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, मतलब इस चीज का इंक्रीमेंट डिपेंड करता है या रिलेट करता है इस चीज के इंक्रीमेंट से। इसको बोलते हैं रिलेटिव इंक्रीज, जब एक फिनोमिना का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दूसरे फिनोमिना के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे डिपेंड करता हो, इसको कहते हैं रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज। इस तरह की स्ट्रक्चर पे हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल लगाते हैं। ये बिल्कुल आर्टिस्टिक नेचर का है, इसमें कोई बहुत बड़ी कोई ऐसा सिंटैक्स ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मोर है ना, मोर और लेस है, या तो ये एडजेक्टिव हो सकते हैं या एडवर्ब हो सकते हैं। प्रोनाउन, इसको एक नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रोनाउन भी नहीं नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोनाउन से पहले भी आर्टिकल नहीं लगते हैं, नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और द आर्टिकल लगाया जा रहा है। जबकि ये मोर आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के फंक्शन में होना चाहिए था। कोई बात नहीं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, जितनी तुम्हारी लर्निंग बढ़ेगी उतनी तुम्हारी अर्निंग बढ़ेगी। तो ये रिलेटिव इंक्रीज है, इस बात का इंक्रीज होना इस बात के, इस फिनोमिना के इंक्रीमेंट पे डिपेंड करता है। और लिख देता हूं, देखो एक सेंटेंस मैंने ऐसे लिख दिया, द लेस यू वर्क द लेस यू अर्न। ठीक है, अब जितना जितना तुम्हारा काम कम होगा उतनी तुम्हारी अर्निंग कम होगी। तो इस फिनोमिना का डिक्रीमेंट इस फिनोमिना के डिक्रीमेंट पर डिपेंडेंट है, रिलेट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव डिक्रीमेंट। रिलेटिव इंक्रीज डिक्रीज के एग्जाम्पल है, इसी तरह की स्ट्रक्चर यूज की जाती है जब एक चीज का, एक फिनोमिना का या किसी एक्शन का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दूसरे एक्शन के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे डिपेंड करता हो या उससे रिलेट करता हो। एक और सेंटेंस लिख देता हूं मैं, देखो, द लेस यू वरी द बेटर यू फील। ठीक है, द लेस यू वरी, आपकी वरी कम होगी, आपकी चिंता कम होगी, आपकी फीलिंग्स बेटर होती जाएंगी। तो इस चीज का इंक्रीमेंट उस चीज के डिक्रीमेंट पे डिपेंड करता है, उस चीज के डिक्रीमेंट से रिलेट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है, ये स्ट्रक्चर ही ऐसी है, सिंटेक्स ही ऐसा है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ, ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगाया जाता है, द आर्टिकल लगाया जाता है। और इसी चीज को यहाँ पर आपने पकड़ना था। अगर आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो आप जान जाओगे कि यहाँ पर द आर्टिकल लगाया जाना था। यही आपके सेंटेंस में गलती थी। द मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स। आगे देख लेते हैं 316वां सेंटेंस। हसन प्लेज बोथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स एट द नेशनल लेवल। हसन यहाँ पर नाउन हो गया,
जो कि एक सब्जेक्ट के फंक्शन में है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह आप इसे जस्टिफाई कर ही नहीं पाओगे। भाई ऑब्जेक्ट तब हो सकता था जब इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगी होती, नहीं लगी है। कॉम्प्लीमेंट भी आप इसको नहीं कह सकते क्योंकि लिंकिंग वर्ब इससे पहले नहीं लिखी है। ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद लगी है मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहां पर लगाई गई है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फ्रीक्वेंट नेचर के एक्शन को दिखाने के लिए हम इस तरह की वर्ब की स्टेट को यूज करते हैं। फ्रीक्वेंट नेचर का एक्शन ये हो रहा है। अब मेन वर्ब जो है आपकी एक्शन नेचर की वर्ब है। एक्शन में भी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपना ऑब्जेक्ट लेगी। कहाँ है ऑब्जेक्ट? ये पूरा का पूरा जो फ्रेज लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट ही है। दो नाउन, देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो सकता था, कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता था। प्रोनाउन का यहाँ पर स्कोप नहीं है, नाउन को ऑब्जेक्ट बनाया गया है। दो नाउन को, क्रिकेट और बिलियर्ड्स को, दो नाउन को जोड़ा गया है एंड कंजंक्शन से। और एंड जो है कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन वर्ड को वर्ड से भी जोड़ सकता है, फ्रेज को फ्रेज से भी जोड़ सकता है, क्लोज को क्लोज से भी जोड़ सकता है। कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन से फ्रेजेस को भी जोड़ा जा सकता है, वर्ड्स को भी जोड़ा जा सकता है, क्लोजेस को भी जोड़ा जा सकता है। जबकि सबऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन से सिर्फ और सिर्फ क्लोजेस को जोड़ा जाता है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन जब वर्ड्स को या फ्रेजेस को जोड़ते हैं तो सेम रैंक की होनी चाहिए, कोऑर्डर की होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर नाउन को नाउन से जोड़ा गया है, क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स को। अब ये जो बोथ है ये डिटर्मिनर लग गया, और ये डिटर्मिनर ऐसा है जो दो को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। तो दो हो तो रहे हैं, एक हो रहा है क्रिकेट, एक हो रहा है बिलियर्ड्स। तो ये डिटर्मिनर भी बिल्कुल लॉजिकली, ग्रामेटिकली सही है, सिंटैक्टिकली सही है। हसन प्लेज बोथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स एट द नेशनल लेवल। एट यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। वो पॉइंट या स्पेस में किसी लोकेशन को दिखाने के लिए, किसी स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए, किसी लेवल को दिखाने के लिए हम एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एट प्रीपोजिशन को मुख्यतः देखिए लगाया तो बहुत जगह जा सकता है, लेकिन मैं मुख्यतः आपको बता देता हूं। एक तो उसको लगाया जाता है स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम को रिफर करने के लिए। टाइम में किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करने के लिए एट प्रीपोजिशन को लगा सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं एट 8 PM, ठीक है। 8 PM क्या हो गया? एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम हो गया। एट को किसी स्पेस के पॉइंट पे, किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन को या ज्योग्राफिकल स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करने के लिए भी लगाया जा सकता है। स्पेसिफिक पॉइंट इन स्पेस। स्पेस मतलब हमारे जो चारों तरफ है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, यहां पर लिख देता हूं दूसरे शब्दों में, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। किसी मेटाफोरिकल साइंस में भी किसी पोजीशन को रिफर करने के लिए या किसी पॉइंट को रिफर करने के लिए, किसी लेवल को रिफर करने के लिए हम एट प्रीपोजिशन को लगा सकते हैं, ठीक है। एनी पॉइंट इन मेटाफोरिकल सेंस मतलब सांकेतिक रूप से, एक ऐसे तरीके से कि वाकई में कोई लेवल, कोई पॉइंट थोड़ी है, बट एक स्टैंडर्ड है, एक पोजीशन को, एक प्लेस को हम रिफर कर रहे हैं। लेवल से हम यहाँ पर एक मेटाफोरिकल प्लेस को रिफर कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, नेशनल लेवल को ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, बट एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है। तो लेवल हो गया यहाँ पर नाउन, नेशनल हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव, तो यहाँ पर हो गया आर्टिकल, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगी नाउन फ्रेज एट द नेशनल लेवल। नो एरर है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। देखिए जो बिलियर्ड्स होता है, इसके बारे में बताना भूल गया मैं। बिलियर्ड्स एक गेम होता है, आप में से कई स्टूडेंट्स ने इसे खेला भी होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा। मैंने यहाँ पर इमेज लगाई हुई है, ये जो बालक खेल रहे हैं यहाँ पर, ये बिलियर्ड्स खेल रहे हैं। इस तरह से ये बॉल्स होती है और एक टेबल होती है, यहाँ पर चारों तरफ छह होल होते हैं, चारों तरफ इसमें डालना होता है, ठीक है। इस तरह की टेबल पर ये खेला जाता है, ये बिलियर्ड्स है। इस तरह की टेबल होती है, बॉल्स होती है और रॉड से पकड़कर मारा जाता है, ठीक है। ये हमारे आज के सेंटेंस हो गए। और इसी तरह से जो है आपको चीज़ों को सीखना है, समझना है, इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आपको समझाने में, आपको बताने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।